डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों फटाफट से अपन हाउस प्रॉपर्टी रिवाइज करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो मेजर सेक्शंस हम लोगों को पढ़ने होते हैं वो सेक्शन है 22, 23, 24, 25, 26 और 27। एग्जाम में जिस सेक्शन के आने की ज़्यादा संभावना है हाउस प्रॉपर्टी से प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आते हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी का जो प्रैक्टिकल है वो 23, 24 में या 26 में आपको मिलता है। तो ये तीनों सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड ये तीनों सेक्शन अपन आज रिवाइज कर लेंगे। हाउस प्रॉपर्टी हेड में कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? जो आपको किराया मिला है, जो आपकी रेंटल इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होगी। किराए की इनकम, किराया किससे मिलता है? किराया बिल्डिंग से मिलेगा, किराया बिल्डिंग से मिलेगा तो ही यहां पर आएगा। अगर लैंड से किराया मिलता है तो मैंने आपको बताया था लैंड से किराया मिलता है तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होता। हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होने के लिए बिल्डिंग होना चाहिए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आप बिल्डिंग भी किराए पे देते हो, साथ में लैंड भी चले जाती है, तो इन दैट केस में जो किराया मिलता है उसका जो टैक्सेशन होता है वो हाउस प्रॉपर्टी में ही होता है। तो बिल्डिंग की किराए का जो टैक्सेशन होगा वो हाउस प्रॉपर्टी में होगा, बिल्डिंग प्लस लैंड के किराए का जो टैक्सेशन होगा वो भी हाउस प्रॉपर्टी में होगा। इंडिविजुअल लैंड हो या फिर कोई और असेट हो, आपने किसी को कार किराए पे दी हो या अदर मशीनरी किराए पे दी हो, तो उससे जो किराया मिल रहा है उसका टैक्सेशन हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं होता। अच्छा, बिल्डिंग आपने किसी की भी पर्पस से किराए पे दी हो सकती है, चाहे आपने कमर्शियल पर्पस के लिए दी हो, चाहे आपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दी हो। अगर आपने किराए पे दिया है तो फिर हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा ही सही, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, कभी कभी क्या होता है बिल्डिंग का यूज एक ऑनर खुद अपने बिजनेस के लिए करता है और प्रोफेशन के लिए करता है। मैंने किसी और को बिजनेस करने के लिए किराए पे दिया है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड अप्लाई होगा। लेकिन अगर उस बिल्डिंग में मैं खुद अपना ऑफिस डाल रहा हूं, खुद अपनी दुकान डाल रहा हूं, तो इन दैट केस हाउस प्रॉपर्टी हेड अप्लाई नहीं होता। उस प्रॉपर्टी का जो ट्रीटमेंट है हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं किया जाता। तो यही बात थी सेक्शन 22 की। सेक्शन 22 ने कहा हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स करने के लिए 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन तो बिल्डिंग होना चाहिए या फिर लैंड प्लस बिल्डिंग होना चाहिए, यानी बिल्डिंग प्लस लैंड होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि आप बिल्डिंग के क्या होने चाहिए? ऑनर। आप बिल्डिंग के मालिक होंगे तो ही आपके ऊपर हाउस प्रॉपर्टी हेड अप्लाई होगा, नहीं तो हाउस प्रॉपर्टी हेड अप्लाई नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि मैं ऑनर हूं, मैंने किसी को किराए पे दिया, मुझे किराया मिल रहा है, लेकिन किराएदार ने किसी और को क्या दे दिया? किराए पे दे दिया। तो उस किराएदार को भी क्या मिल रहा होता है? किराया मिल रहा होता है। उस किराए की इनकम का टैक्सेशन हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं होता। ये ऐसा करना उसका बिजनेस हो सकता है तो पीजीबी में जा सकता है, ऐसा करना उसकी अदर इनकम होगा तो वो अदर सोर्सेज में जाएगा। फिर तीसरा, बिल्डिंग का यूज बिजनेस या प्रोफेशन के लिए नहीं होना चाहिए, खुद के ये वाली चीज याद रखिएगा। किसी और के बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज होगा, किराया मिलेगा, चलेगा। फिर हाउस प्रॉपर्टी में जब किराया मिला है तो हमें हाउस प्रॉपर्टी के किराए से इनकम फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वी हैव टू फाइंड आउट। अब ये इनकम निकालते कैसे हैं? तो इनकम निकालने के लिए हमें पहले कितना रेंट मिला ये पता होना चाहिए, उसके बाद कितना खर्चा हो गया ये पता होना चाहिए। दोनों को अपन क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो अपने को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकलकर आ जाएगा। तो जब भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने की बात आए तो 3 चीजें, मतलब ये स्टेप्स होगी। जीएवी में से क्या माइनस करोगे? म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स के बाद क्या आ जाएगा? आपका एनएवी। और एनएवी में से अपन क्या माइनस करेंगे? एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। जो एक्सपेंसेस है दोस्तों वो सेक्शन 24 में गिवन है, और जो जीएवी है कैसे निकालते हैं ये सेक्शन नंबर 23 के अंदर गिवन है। तो एक्सपेंसेस हम माइनस करेंगे, तो इसके बाद क्या आ जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हमारे लिए मेन क्या है यहां पर? जीएवी निकालना, और क्या क्या हमारे एक्सपेंसेस होंगे। तो फटाफट से आ जाते हैं पहले 23 पे कि जीएवी निकालते कैसे हैं। तो जीएवी का मतलब होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू जनरली अपन क्या सोचते हैं कि जितना किराया मिला वो किराए रेंटल इनकम में आ जाएगा, उसमें से एक्सपेंस माइनस कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। क्या होता है, सरकार को पता है कि लोग जानबूझ के कम किराया दिखाते हैं। हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की टेंडेंसी है कि उनको किराया ज्यादा मिलता है लेकिन दिखाते हैं कि उन्हें कम किराया मिला है। तो सरकार ने क्या करा है? जीएबी निकालने की स्टेप्स बना दी है। उनने बोला कि पहले हम पता करेंगे कि उस मकान से कितना किराया मिल सकता है, फिर हम देखेंगे कि आपको कितना किराया मिला। अगर किराया ज्यादा मिल सकता था
लेकिन फिर भी आपको किराया आप कम बता रहे हो या आपको कम ही मिला है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जितना मिल सकता था उतने किराए को ही आपकी इनकम मानी जाएगी एंड फिर उसमें से एक्सपेंसेस दोस्तों माइनस किए जाएंगे। मतलब जीएवी जो है नोशनल बेसिस पे भी हो सकता है। मतलब आप कभी कभी ऐसा होगा कि आपको एक्चुअल किराया कम मिला है लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से किराया ज्यादा मिल सकता था, तो आपको रेंट क्या कंसिडर करना पड़ेगा, जो एक्चुअल है वो नहीं, जो मिल सकता था वो रेंट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जीएबी निकालने की बेटा स्टेप्स होती है, जीएबी 4 स्टेप में निकाला जाता है। तो जीएबी निकालने की स्टेप नंबर 1, फिर होती है स्टेप नंबर 2, देन वी हैव स्टेप नंबर 3, देन वी हैव स्टेप नंबर 4। थोड़ी स्पीड फास्ट रहेगी दोस्तों, फटाफट देखिएगा। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, आरआर। आरआर का मतलब होता है रीजनेबल रेंट। रीजनेबल रेंट पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना किराया रीजनेबली उस मकान से मिल सकता था। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एक्चुअल रेंट। अब हम देखेंगे कि हमें कितना मिला। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों को अपन क्या करेंगे, कंपेयर। जो भी ज्यादा हो वो दोस्तों हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। मतलब एक्चुअल रेंट ज्यादा हो तो वो सेलेक्ट करेंगे, रीजनेबल रेंट ज्यादा हो तो वो सेलेक्ट करेंगे। एंड आखिरी में दोस्तों क्या होता है, वैकेंसी अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं। वैकेंसी का कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। हो सकता है कि आपका मकान किराए पे नहीं गया हो, 2-3 महीने वैकेंट हो, 4 महीने वैकेंट हो, 6 महीने, कितने ही महीने वैकेंट हो सकता है, तो कुछ ना कुछ वैकेंसी का दोस्तों बेनिफिट मिलता है। तो इन 3-4 स्टेप में आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। अब भैया आरआर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आरआर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये मैंने आप लोगों को बताया था। आरआर कैलकुलेट करने की 2 स्टेप है। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, वो जीएवी निकालने के लिए बोल रहे हैं या आरआर निकालने के लिए बोल रहे हैं। जीएवी निकालने के लिए बोल रहे हैं तो आपको एंड तक जाना पड़ेगा 4 स्टेप तक, और आरआर निकालने के लिए बोल रहे तो स्टेप 1 का जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। जब आरआर निकालने की बात होती है तो वी हैव 2 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, पहले उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू पता करनी होती है ना, उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू पता करनी होती है। देन हमें म्युनिसिपल वैल्यू पता करनी होती है ना। दोनों में से जो भी हायर होता है दोस्तों वो हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में जो भी हमारा आंसर आया है ना, उस ए को अपन कंपेयर करते हैं किससे, स्टैंडर्ड रेंट से। विच एवर इज क्या करते हैं, लोअर करते हैं। तो अगर आपको आरआर निकालना है तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, फेयर मार्केट वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, जो भी आएगा उसको स्टैंडर्ड रेट से कंपेयर करेंगे, विच एवर इज लोअर। स्टैंडर्ड रेट गिवन नहीं हो तो इग्नोर कर देना, जो इन दोनों को हायर करोगे वही क्या रहेगा आपका आंसर। ठीक है, फिर रीजनेबल रेंट निकालते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना है ना। रीजनेबल रेंट निकालते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो यह है कि रीजनेबल रेंट हमेशा 12 महीने के लिए निकालना है। यहां पर वैकेंसी माइनस नहीं करते। अनरियलाइज रेंट जो है दोस्तों उसका बेनिफिट यहां पर नहीं मिलता। मतलब आपने बोला कि भैया मेरा मकान 3 महीने वेकेंट था, डज नॉट मैटर, आपको रीजनेबल रेंट पूरे 12 महीने का निकालना पड़ेगा। अनरियलाइज रेंट, आपने किसी को किराए पे दिया और उसने आपको किराया नहीं दिया, वो अनरियलाइज रेंट यहां से माइनस नहीं होगा। सेल्फ ऑक्यूपेंसी, आप मकान में खुद रह रहे हो, आप मकान में खुद रहते हो, आपने किराए पे भी नहीं दिया है, तो भी दोस्तों रीजनेबल रेंट जो है वो पूरे 12 महीने का निकालना पड़ सकता है। क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी हेड में ये कहीं नहीं, देखो 3 कंडीशन होती है हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबिलिटी की। पहला, बिल्डिंग होना चाहिए, आप उसके ऑनर होना चाहिए, उस बिल्डिंग का यूज बिजनेस प्रोफेशन के लिए नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी यही नहीं लिखा है कि उस बिल्डिंग से क्या मिलना चाहिए, किराया मिलना चाहिए तो ही हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। इसका मतलब यह है कि किसी इंसान ने बिल्डिंग में खुद रह रहा है तो भी हाउस प्रॉपर्टी हेड क्या हो सकता है दोस्तों, अप्लाई हो सकता है। आप बोले कि सर खुद रह रहा है तो फिर किराया तो मिल ही नहीं रहा है, तो फिर इनकम तो हुई नहीं। जी हाँ, सही सोच रहे हो, इनकम तो नहीं होगी। इस केस में इनकम 0 ही मानी जाएगी। अपन पढ़ेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में किस तरीके से होता है। लेकिन किसी इंसान की 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी होती है तो दोस्तों उसकी तीसरी प्रॉपर्टी पे क्या लग जाता है, तीसरी चौथी प्रॉपर्टी पे क्या लग जाता है, टैक्स लग जाता है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। तो वहां पर हमें रेंट अज्यूम करना पड़ता है कि कितना मिल सकता था। तो वो जो रेंट निकालना होता है रीजनेबल रेंट, वो पूरे 12 महीने का निकालना होता है ना। वहां पर क्या करना पड़ेगा, रीजनेबल रेंट जब निकालना पड़ेगा तीसरी प्रॉपर्टी के लिए कि कितना किराया मिल सकता था, तो आप पूरे 12 महीने का निकालोगे। वहां वैकेंसी माइनस नहीं होगी, अनरियलाइज्ड रेंट माइनस नहीं होगा, आप खुद ने ऑक्यूपाई कर रखा था उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजनेबल रेंट निकाल लिया। रीजनेबल रेंट के बाद क्या आ जाएगा, एक्चुअल रेंट आ जाएगा। रीजनेबल रेंट के बाद यू विल कैलकुलेट दी एक्चुअल रेंट।
एक्चुअल रेंट क्वेश्चन में आपको गिवन रहता है कि एक्चुअल रेंट है। बेटा एक्चुअल रेंट निकालते टाइम याद रखना, एक्चुअल रेंट निकालते टाइम भी वैकेंसी माइनस मत करना। ये मैं अपनी स्टेप्स के हिसाब से चल रहा हूं, बहुत सारी बुक्स जो होते हैं अलग तरीके से सॉल्व करती है, मैं अलग तरीके से सॉल्व करता हूं, आंसर सबका सेम ही आएगा। एक्चुअल रेंट निकालते टाइम हम वैकेंसी माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। आपको ऐसा बोला गया कि भैया किराया जो है वो 6 लाख है, किराया जो है वो 6 लाख है, लेकिन 6 लाख पर एनम है और 1 महीने वैकेंट था, 1 महीने खाली था। तो भैया याद रखना कि हम पूरा की पूरा किराया एक्चुअल रेंट लेंगे, हम 1 मंथ की वैकेंसी यहां से माइनस नहीं करेंगे। कभी कभी ऐसा भी बोल देते हैं कि भैया 1 महीने वैकेंट था और 11 महीने का जो किराया था, 11 महीने का किराया वो 5,50,000 था, ऐसा बोल दिया आपको, है ना। 11 महीने का जो किराया था वो 550 था एक्चुअल वाला। तो आपको याद रखना है कि इसको 12 महीने में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। 5,50,000 डिवाइड बाय 11 इंटू कितना करेंगे, 12, ठीक है। क्योंकि हमेशा वैकेंसी कितने महीने की लेते हैं, सॉरी वैकेंसी यहाँ कंसिडर करते नहीं, एक्चुअल रेंट हमेशा 12 महीने का ही लेना है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने वैकेंसी के लिए एक अलग स्टेप बना रखी है, जो कि क्या है, स्टेप नंबर 4। एक्चुअल रेंट पूरे 12 महीने का आएगा। फिर हाँ, एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज रेंट क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। एक्चुअल रेंट निकालते टाइम अनरियलाइज रेंट क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, अगर कुछ कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो। वो कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई थी, जिसने किराया नहीं दिया हो उसको आपने निकाल दिया हो, उसके अगेंस्ट केस कर दिया हो, एंड आपकी किसी दूसरी प्रॉपर्टी में उसको रहने की परमिशन नहीं दी हो। तो अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम एक्चुअल रेंट में से क्या माइनस कर देंगे, अनरियलाइज रेंट माइनस कर देंगे। अब हाँ, लेकिन याद रखना बच्चों, एक्चुअल रेंट निकालते टाइम सेल्फ ऑक्यूपेंसी का इफेक्ट देना है, सेल्फ ऑक्यूपेंसी का इफेक्ट देना है। इसका मतलब क्या है कि अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड थी तो उस महीने का रेंट कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि 3 महीने हम खुद रहे और 9 महीने हमने क्या दे दिया, किराए पे दे दिया। तो इन दिस केस सेल्फ ऑक्यूपेंसी का हमें इफेक्ट देना है। जो एक्चुअल रेंट कैलकुलेट किया जाएगा वो 9 मंथ के लिए ही कैलकुलेट किया जाएगा। जो जो आरआर होता है, जो जो आरआर होता है, रीजनेबल रेंट होता है, उसमें तो सेल्फ ऑक्यूपेंसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो एक्चुअल रेंट होता है उसमें सेल्फ ऑक्यूपेंसी का फर्क पड़ता है। मतलब वैकेंसी का फर्क नहीं पड़ता, अनरियलाइज रेंट का पड़ता है और सेल्फ ऑक्यूपेंसी का भी पड़ता है। बेटा फिर ये करने के बाद क्या है, मैं एग्जांपल करा रहा हूं आपको। स्टेप नंबर 3 में अपन क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में विच एवर इज हायर कर देंगे और फिर आखिरी में अपन क्या करेंगे, वैकेंसी माइनस करेंगे। और एक बात याद रखना, वैकेंसी मैंने आपको बताया था, वैकेंसी कैसे माइनस करेंगे, एक्चुअल रेंट से, है ना। एक अगर आपको लिखा है 1 मंथ वैकेंट है, तो 1 मंथ वैकेंट है तो जैसे साल भर का एक्चुअल किराया कितना है, 6 लाख, तो 6 लाख डिवाइड बाय क्या करेंगे, 12। तो बेटा ये 1 महीने का क्या आ जाएगा, किराया। ये 1 महीने का किराया अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आखिरी में जाकर अपन वैकेंसी क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये स्टेप्स थी जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस करी थी। फटाफट से अपन एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम में आया तो कैसे सॉल्व करोगे। एक है फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू जो है 7,20,000 पर एनम है। म्युनिसिपल वैल्यू 6.5 लाख पर एनम है। इसके बाद स्टैंडर्ड रेंट जो है वो 4 लाख पर एनम है। एक्चुअल रेंट जो है वो 6,80,000 पर एनम है। ठीक है, you have this information एंड एक बात उन्हें लिख दी कि जो वैकेंसी है वो 1 महीने की है। वैकेंसी जो है वो कितने महीने की है, 1 महीने मकान वैकेंट था। तो बेटा क्या करना रहेगा, सबसे इसमें आपको बोला गया जीएवी कैलकुलेट कर दो। तो जीएवी कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले फेयर मार्केट वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर। तो अपन कितनी ले लेंगे, 7,20,000। 7,20,000 और 4 लाख विच एवर इज लोअर, तो कितना आ जाएगा आपका, 4 लाख। बेटा जब हम निकालते क्या है, आरआर निकालते हैं, तो वैकेंसी वाली चीज को कंप्लीटली क्या कर दो, इग्नोर कर दो। आपका आंसर कितना आ गया, 4 लाख। फिर एक्चुअल रेंट कितना आएगा, 6,80,000। तो एक्चुअल रेंट कितना लेंगे अपन, 680 ही लेंगे। आप बोलोगे सर 1 महीने तो वैकेंट था,
तो मैं बोल रहा हूं कि मेरी स्टेप्स के हिसाब से आपको एक्चुअल रेंट भी वैकेंसी का फर्क नहीं देना है, मतलब एक्चुअल रेंट पूरा लेना है। तो आपने एक्चुअल रेंट ले बीचे हायर करा था, आंसर कितना आ गया आपका 6,80,000। तो थर्ड स्टेप के बाद आपका आंसर कितना है 680। इस 680 में से अपन अब क्या माइनस करेंगे, वैकेंसी माइनस करेंगे। तो वैकेंसी कैसे निकालेंगे, अब एक महीने दे रखा है कि एक महीने वैकेंट था, तो बेटा अपन क्या करेंगे 6,80,000 को किससे डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। 680 को किससे डिवाइड करेंगे, 12 से। तो क्या निकल कर आ जाएगी, मेरी वैकेंसी निकल कर आ जाएगी। उस वैकेंसी को मैं यहां से क्या करूंगा, माइनस करूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरा जीएबी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में यही वाला एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, यही वाला एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, सेम चीज। और कहा गया है कि वैकेंसी जो है वो 2 मंथ है और अनरियलाइज्ड रेंट जो है वो 6,000 रुपए है। अनरियलाइज्ड रेंट जो है वो कितना है, 6,000 रुपए। तो भैया कैसे सॉल्व करेंगे, आपको बोला गया है जीएबी कैलकुलेट करो। तो जीएबी कैलकुलेट करना है तो पहले आरआर कैलकुलेट करना पड़ेगा। आरआर यानी 720 और 650 विचेवर इज हायर, तो 720 और स्टैंडर्ड रेंट विचेवर इज लोअर, तो कितना आएगा 4 लाख। जब आप आरआर निकालते हो तो ये वैकेंसी को कंप्लीटली इग्नोर करो क्वेश्चन में, और अनरियलाइज्ड रेंट को कंप्लीटली आप क्या करो, इग्नोर करो, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, नाउ यू हैव एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट कितना है 680। हाँ, एक्चुअल रेंट निकालते टाइम वैकेंसी तो माइनस नहीं होती है, लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट माइनस होता है अगर कंडीशन फुलफिल हो जाती है। मान लो कि कंडीशन फुलफिल हो गई है, क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, तो हम 6,000 रुपए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो बचा कितना बच्चों, 6,74,000। तो ये आपका क्या आ गया, एक्चुअल रेंट आ गया। एक्चुअल रेंट दोनों को कंपेयर करेंगे तो विचेवर इज हायर करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, थर्ड स्टेप का 674। इसमें से क्या माइनस करेंगे, वैकेंसी का बेनिफिट देंगे तो 1 महीने की नहीं 2 महीने की वैकेंसी अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। वैकेंसी माइनस करने के लिए अनरियलाइज रेंट को माइनस करने के पहले वाला एक्चुअल रेंट लेना, बिकॉज एक्चुअल मतलब कंप्लीटली एक्चुअल रेंट लेना पड़ेगा आपको जो आपका एक्चुअल था। तो 2 महीने की वैकेंसी कैसे निकलेगा, 6,80,000 डिवाइड बाय ये 12 महीने का है और इंटू कितना करेंगे 2, तो 2 महीने का किराया आ जाएगा, क्योंकि 2 महीने आपको किराया नहीं मिला था, वैकेंसी थी। हमने तो साल भर का किराया दे रखा था, हमें 2 महीने किराया नहीं मिला, तो वैकेंसी यहाँ पे माइनस कर देंगे। जो डिफरेंस आएगा दोस्तों वो क्या रहेगा, आपका जीएवी। क्या यहां तक समझ में आया एवरीवन, खुशी, महक, यहां तक समझ में आया? अब क्या होता है, जीएबी के बाद क्या करते हैं, जीएबी में से क्या माइनस करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं। तो क्या निकल कर आता है, एनएबी। इस एनएबी में से क्या माइनस करते हैं, एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। तो क्या निकल कर आता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो जीएबी निकालना तो अपन अभी हाल देखा, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे। म्युनिसिपल टैक्स के लिए कंडीशन थी, जो म्युनिसिपल टैक्स हमने क्या कर दिया है, पे कर दिया है, वो ही हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर ड्यू है तो माइनस नहीं करेंगे, और म्युनिसिपल टैक्स ऑनर ने पे किया है तो ही माइनस करेंगे। तो एक तो पे भी होना चाहिए, और पे कौन करना चाहिए, मकान मालिक करना चाहिए, तो ही माइनस करेंगे, अदरवाइज माइनस मत करना। तो क्या निकल कर आ जाएगा, एनएबी। एनएबी में हम एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, एक तो सेक्शन 24A के अंदर और एक सेक्शन 24B के अंदर। 24A क्या बोलता है कि जितना भी एनएबी है उसमें से 30% क्या माइनस कर दो, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दो। 30% अपन को स्टैंडर्ड डिडक्शन के क्या करने हैं, माइनस करने होंगे ही होंगे। मान लो एनएबी 1 लाख रुपए निकल कर आई, तो 1 लाख का 30% क्या करना है, माइनस करना है, और कोई खर्चा माइनस करने की जरूरत नहीं है। इस 30% में सारे खर्चे आ गए, तो आपको एग्जाम में कुछ भी खर्च, रिपेयर करवाया, घर का इंश्योरेंस करवाया, गार्डनर की सैलरी दी, ये दिया वो दिया, और कोई सा आपने और कोई खर्चे का पेमेंट किया, कुछ भी माइनस मत करना। सिर्फ और सिर्फ कितने माइनस करना, 30%। आपने व्हाइट वॉश वगैरह करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, 30% माइनस में सब कुछ आ गया है। लेकिन एक खर्चा नहीं आया है, वो खर्चा क्या था, 24B बोलता है कि आप मकान बनाने के लिए आपने क्या लिया होगा, लोन लिया होगा, तो उस लोन के ऊपर आपने इंटरेस्ट दिया होगा, तो वो आप इंटरेस्ट भी क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं।
ये दोनों चीजें माइनस कर दोगे, इंटरेस्ट माइनस कर दोगे, तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एग्जाम में क्या होता है, बहुत बार तो ऐसे ही करते हैं कि 1,00,000 रुपए किराया मिला है पर मंथ और बोला है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल दो, तो बच्चे क्या करते हैं मालूम है, सीधा क्या वो उनको लगता है कि यार ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1,00,000 इंटू कितना कर दिया, 12 कर दिया, तो आंसर कितना आ गया? 12,00,000। ऐसा नहीं, जब भी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम निकालने का क्वेश्चन आए तो पूरी की पूरी स्टेप्स अप्लाई करना। अब मान लो ये 1,00,000 पर मंथ ही दे रखा है, तो स्टेप 1 मैंने सब पहले आरआर फाइंड आउट करेंगे, तो आरआर के लिए कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो जो एक्चुअल रेंट है वही अवेलेबल है 1,00,000, 1,00,000 इंटू 12 यानी कितना हो गया? 12,00,000। स्टेप 1 का आंसर तो कुछ था ही नहीं, तो जो स्टेप 3 है वही स्टेप 2 का आंसर, स्टेप 3 कोई वैकेंसी नहीं है, तो जीएबी कितना आ जाएगा? 12,00,000। कोई म्युनिसिपल टैक्स नहीं, तो म्युनिसिपल टैक्स 0 हो गया, तो 12,00,000 ही क्या बन जाएगा? एनएबी। लेकिन दोस्तों उसका 30% तो हर बार क्या होता है? माइनस होता है। इसलिए आपको याद है, जब मैं क्वेश्चन करता था आपको बोलता था कि हाउस प्रॉपर्टी में एटलीस्ट हमेशा जब इंफॉर्मेशन कम दी हो तो 30% हमें क्या करना होता है? माइनस करना ही होता है। इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। ठीक है, अब अलग अलग टाइप की हाउस प्रॉपर्टी होती है। अभी तक हम लोगों ने जो कैलकुलेशन देखा दोस्तों, वो देखा लेट आउट प्रॉपर्टी का। जो ये कैलकुलेशन था किसका था? लेट आउट प्रॉपर्टी का। लेट आउट मतलब आपने किसको दिए? किराए पे दिए। किराए की प्रॉपर्टी पे कैलकुलेशन कैसे करते हैं? जीएवी निकाल दो, म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दो, दोनों खर्चे माइनस कर दो। अच्छा, इंटरेस्ट जब माइनस करते हैं तो नो लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है। लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में आप कितना भी इंटरेस्ट क्या कर सकते हो? माइनस कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं होती। गाइस, देन वी हैव सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तो होता क्या है? ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आप खुद रहते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रहती है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या ली जाती है? तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या ली जाएगी? निल। एनएवी निल लेना है। ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट है, आपसे इस पे टैक्स नहीं लेंगे क्योंकि आप खुद ही रह रहे हो। दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। लेकिन मान लो किसी इंसान के पास 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो वो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की वैल्यू अपने मन से क्या कर लेगा? निल चूज कर लेगा। और एक जो बची हुई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है दोस्तों, उसको डीम्ड टू बी लेट आउट मानना पड़ेगा। उस एक प्रॉपर्टी को डीम्ड टू बी लेट आउट मानना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट यहां पर नोशनल इनकम पर क्या लेना चाहती है? टैक्स लेना चाहती है। तो देखो दोस्तों, मेरे पास 3 प्रॉपर्टी है, तो 3 प्रॉपर्टी में से मैं ट्राई करूंगा कि जिनकी इनकम ज्यादा आ सकती है, मतलब जिसकी किराए की इनकम ज्यादा आ सकती है, उनको मैं वो मान लूं, सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लूं। एंड जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है, मैं ट्राई करूंगा कि उसको क्या मान लूं? लेट आउट मान लूं। तो उससे जो किराए की इनकम की वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी? कम आने वाली। तो आपकी चॉइस पे होता है, आप जिस भी प्रॉपर्टी को चाहो उसको क्या मान सकते हो? लेट आउट मान सकते हो। अब डीम टू बी लेट आउट मान लिया, आपको बोला कि आपकी 3 प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो आप वो प्रॉपर्टी को चूज करोगे जिसकी की वैल्यू कम है लेट आउट मानने के लिए। तो आपने उस प्रॉपर्टी को चूज किया, तो उसका आप रीजनेबल रेंट फाइंड आउट करने जाओगे, तो रीजनेबल रेंट पूरा आ जाएगा आपके पास। एक्चुअल रेंट तो उसका होगा ही नहीं, क्योंकि डीम टू बी लेट मतलब आपने तो लेट आउट किया नहीं, बस मान रहे कि लेट आउट है, तो यही आंसर आ जाएगा आपका। और कोई वैकेंसी नहीं, क्योंकि अब आप सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, तो कोई वैकेंसी तो जो आरआर है दोस्तों वही क्या बन जाएगा? उसका जीएवी। उसमें से क्या माइनस कर देंगे? म्युनिसिपल टैक्स, फिर माइनस कर देंगे ये आ गया एनएवी, फिर माइनस कर देंगे 30%, फिर माइनस कर देंगे इंटरेस्ट। तो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की वैल्यू तो नील ले लेना। और फिर क्या करना? तीसरी अगर प्रॉपर्टी है तो इन दैट केस, देखो ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि क्या होता है कि कभी कभी अपन को चूज करना पड़ता है कॉम्बिनेशन बनाकर कि कौन सी की वैल्यू कम आ रही है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आई डोंट थिंक कि उतना डिटेल में पूछने वाले, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता। सो जिसकी वैल्यू आपको कम दिखे उसको ही आपको डीम टू बी लेट आउट मानना है। अब बात ही आती है कि जो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है उसकी जीएवी नहीं, उसकी एनएवी क्या लेते हैं? निल। तो फिर म्युनिसिपल टैक्स बात करने की बात ही खत्म हो गई, क्योंकि सीधे एनएवी क्या कर दी है? निल कर दी है। इसका 30% तो माइनस नहीं हो पाएगा, क्योंकि 0 का 30% क्या करोगे? लेकिन हाँ, इंटरेस्ट आप क्या कर सकते हो? माइनस कर सकते हो। तो भैया याद रखना कि जब आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड माना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड माना है 2 प्रॉपर्टी को, तो उसमें जो इंटरेस्ट माइनस किया जा सकता है जिससे कि उसका आंसर नेगेटिव आएगा,
वो आंसर नेगेटिव आएगा तो आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी तो वो आपस में क्या हो जाएगी, सेट ऑफ हो जाएगी, आपको फायदा हो जाएगा। लेकिन यहां पर याद रखना कि इंटरेस्ट जो मैक्सिमम माइनस किया जा सकता है, मैक्स 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 मैक्स, वो कितना है, 2 लाख। मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना माइनस कर सकते हैं, 2 लाख माइनस कर सकते हैं। लेकिन कुछ शर्त है। क्या शर्त है? पहली शर्त तो ये कि लोन जो लिया हो परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो, लोन जो है 1 अप्रैल 1999 या उसके बाद लिया हो। और तीसरा शर्त यह है कि आपने जो लोन लिया हो वो कंस्ट्रक्शन के लिए, तो कंस्ट्रक्शन 5 साल में क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। कब से? जिस साल लोन लिया उस साल के एंड से कितने साल के अंदर अंदर, 5 साल के अंदर अंदर आपका कंस्ट्रक्शन क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ही 2 लाख लिमिट है, नहीं तो लिमिट कितनी है, 30,000 है। अगर बोल दे कि लोन रिपेयर्स के लिए लिया है तो याद रखना कि भले ही 1999 के बाद लिया हो, डज नॉट मैटर, रिपेयर्स के लिए लिमिट कितनी रहेगी, 30,000। ठीक है। ये बात है। तो 2 हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू नील ले लो और फिर क्या कर दीजिए, इंटरेस्ट माइनस कर दो। इंटरेस्ट की लिमिट 2 लाख याद रखिएगा। अब बात ही आती है कि कभी कभी ऐसा केस सिनेरियो आ जाता है कि कभी कभी ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि आधी प्रॉपर्टी मेरी तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और आधी प्रॉपर्टी जो है मेरी वो क्या है, लेट आउट है ना। पार्ट प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और पार्ट प्रॉपर्टी क्या है, लेट आउट है। तो इस केस में क्या करेंगे, आधी प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन किसके जैसा करेंगे, सेल्फ ऑक्यूपेंसी के जैसा, और आधी प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन किसके जैसा करेंगे, लेट आउट के जैसा। एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं, जो एग्जांपल अपन ने ऊपर ही क्रिएट किया है वो वाला एग्जांपल अपन देखते हैं। ये तो एक नया ही बना लेते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू 7,20,000 पर एनम, म्युनिसिपल वैल्यू 8 लाख पर एनम, फेयर मार्केट वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट 6.5 लाख पर एनम। फिर कहते हैं कि आपका एक्चुअल रेंट जो है, एक्चुअल रेंट वो है 7,20,30,000 पर एनम। वैकेंसी कह देते हैं कि वो 1 मंथ है, वैकेंसी जो है वो 1 मंथ है। जो म्युनिसिपल टैक्स है, एमटी है, वो 8,000 है, पेड है बाय ऑनर है। और जो इंटरेस्ट बनता है, इंटरेस्ट बनता है वो 3.5 लाख का बनता, 4.5 लाख का बनता है। जो पूरी प्रॉपर्टी उसका इंटरेस्ट कितना बनता है, 4.5 लाख का। दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू। 7,20,000, 8 लाख, 6,50,000, 7,30, वैकेंसी 1 मंथ की, म्युनिसिपल टैक्स इतना है और इंटरेस्ट इतना है। अब उनने कह दिया कि भैया आधी प्रॉपर्टी जो है, आधी प्रॉपर्टी क्या है, हाफ सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाफ लेट आउट। तो पहले भैया क्या कर लेना, सेल्फ ऑक्यूपाइड का सॉल्व कर लेना। सेल्फ ऑक्यूपाइड जो हाफ है उसकी एनएवी सीधे क्या कर देना, निल, हाफ वाले पोर्शन की। इसमें से सिर्फ इंटरेस्ट ही माइनस हो पाएगा, तो इंटरेस्ट क्या करना, जो भी यहां दे रखा है इसका हाफ माइनस कर देना। तो 4.5 लाख का हाफ करोगे तो कितना आएगा आपका, 4.5 लाख का हाफ करोगे तो 2,25,000 रुपए इंटरेस्ट आएगा। लेकिन इंटरेस्ट की लिमिट कितनी होती है, 2 लाख। मैक्सिमम कितना माइनस कर सकते हो, 2 लाख ही माइनस कर सकते हो। तो अब यहाँ 2 लाख क्या कर देना, माइनस कर देना। ठीक है, हाफ करने के बाद देखना कि क्या इस सेल्फ ऑक्यूपेंसी की लिमिट में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। रिपेयर्स वगैरह के लिए लिया होगा तो याद रखना, रिपेयर्स वगैरह के लिए अगर आपने लिया होगा तो जो लिमिट रहेगी वो कितनी रहेगी, 30,000। ठीक है, तो मैं भी मानता हूं कि कंस्ट्रक्शन के लिए लिया था, परचेस के लिए लिया था, तो लिमिट इज 2 lakhs। फिर अब किसका कैलकुलेशन करोगे, लेट आउट वाले पोर्शन का। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, आरआर कैलकुलेट करना है। तो आरआर कैलकुलेट करोगे तो दोस्तों तो फिर इसका भी आधा, इसका भी आधा है ना, क्योंकि सब आधा आधा करना पड़ेगा। सारे फिगर सबको क्या करने पड़ेंगे, हाफ हाफ करने पड़ेंगे। हाफ करके सॉल्व करोगे
तो 7,20,000 और 8,00,000, या तो ऐसा कर लो कि 7,20,000 और 8,00,000 विचेवर इज हायर कर दिया, तो 8,00,000 का क्या कर दिया आधा, तो कितना होगा 4,00,000। स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट भी हम क्या कर देंगे आधा कर देंगे, तो 650 का आप आधा कर दोगे तो विचेवर इज लोअर, तो जो भी आएगा वो आपका क्या रहेगा आंसर। अच्छा, एक्चुअल रेंट को ध्यान से पढ़ना, उनने क्या लिखा है। एक्चुअल रेंट जनरली लेट आउट पोर्शन के लिए ही होता है, क्योंकि किराया किससे मिलेगा आपको, लेट आउट पोर्शन से ही मिलता है। तो एक्चुअल रेंट फॉर लेट आउट पोर्शन दे रखा है, तो इसको हाफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या लिख देते हैं वो कि एक्चुअल रेंट इफ होल प्रॉपर्टी इज लेट आउट, अगर पूरी प्रॉपर्टी को लेट आउट करते तो एक्चुअल रेंट इतना मिलता, तो मतलब अगर हमने हाफ किया तो इसका भी क्या मिलेगा आपको हाफ। तो देखना कभी कभी क्या होता है कि यहां पर क्या करते हैं, एक्चुअल रेंट को 7,30,000 की जगह वो बोल देंगे 3,60,000, तो आपको सब्सटेंशियल डिफरेंस दिख रहा होगा कि यार ये सब तो इतना ज्यादा है लेकिन एक्चुअल रेंट इतना कम क्यों, तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि एक्चुअल रेंट जो गिवन है वो सिर्फ किसका दे रखा है, लेट आउट पोर्शन का ही दे रखा है। लेकिन वो आपको इसी रेंज में मिले और उन्होंने लिख दिया है कि फॉर फुल पोर्शन, की मतलब अगर पूरा पोर्शन लेट आउट करते तो एक्चुअल रेंट को भी क्या करना आधा करना। फिर म्युनिसिपल टैक्स कितना माइनस करोगे, इसको भी क्या करना पड़ेगा आपको हाफ ही करना पड़ेगा, म्युनिसिपल टैक्स भी आप हाफ ही माइनस करोगे। इंटरेस्ट जो है वो भी क्या माइनस करोगे हाफ, तो 450 है तो 450 का 225 225, लेकिन याद रखना लेट आउट में कोई लिमिट नहीं होती, लेट आउट में पूरा इंटरेस्ट हमें क्या करना होता है माइनस करना होता है। ठीक है, तो लेट आउट प्रॉपर्टी होगी तो आपको कैलकुलेशन कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में क्या करना है बता दिया, आधी सेल्फ ऑक्यूपाइड आधी लेट आउट है तो क्या करना है बता दिया। नाउ देयर इज वन मोर सिनेरियो, इसमें क्या होता है कि प्रॉपर्टी जो होती है, प्रॉपर्टी जो होती है वो कुछ टाइम के लिए क्या होता है लेट आउट होती है, और कुछ टाइम के लिए क्या रहती है सेल्फ ऑक्यूपाइड। प्रॉपर्टी तो एक ही है, पहले वाले पॉइंट में क्या था कि प्रॉपर्टी आधी लेट आउट है आधी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेकिन इस वाले केस में क्या है कि प्रॉपर्टी जो है वो आधी थोड़े टाइम के लिए लेट आउट थी और उसके बाद सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, या थोड़े टाइम सेल्फ ऑक्यूपाइड थी उसके बाद लेट आउट थी। तो एक एग्जांपल लेते हैं, 3 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, वही चीज खाली करके हमने किराए पे दे दी तो 9 महीने क्या थी लेट आउट थी। जब भी ऐसा केस आए तो इसे लेट आउट ही मानना, क्या मानना, इसको लेट आउट ही ट्रीट कीजिएगा। ठीक है, इसको लेट आउट ही ट्रीट करना है। तो लेट आउट जब ट्रीट करोगे तो क्या करोगे, स्टेप्स फॉलो करोगे। ऐसे वाले केस में आप क्या करोगे, पूरी प्रॉपर्टी को क्या मान लेना, होल प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड एज लेट आउट एंड फॉलो स्टेप्स। आपको स्टेप्स क्या करनी है फॉलो करनी है। तो स्टेप क्या बोलता है बच्चों, स्टेप बोलता है कि यार पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे आरआर, फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे एक्चुअल रेंट, फिर अपन क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, विचेवर इज हायर करेंगे, और फिर किसकी बात आएगी वैकेंसी की, फिर निकल कर आ जाएगा जीएबी, फिर माइनस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्स तो निकल कर आ जाएगा एनएवी। कुछ आधा वादा कुछ भी नहीं करना है, प्रपोर्शनेट कुछ नहीं करना है, माइनस क्या करेंगे 30%, माइनस करेंगे एक्चुअल जो इंटरेस्ट है वो कुछ भी कितना भी इंटरेस्ट माइनस कर सकते हैं। इंटरेस्ट माइनस करने की जो लिमिट आएगी सिर्फ कहां पर आएगी, सेल्फ ऑक्यूपेंसी में आएगी, एंड आपका आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखो, फेयर मार्केट वैल्यू 7,20,000 है पर एनम, म्युनिसिपल वैल्यू है 6,40,000 पर एनम। हाँ नहीं क्या, स्टैंडर्ड रेंट 3 लाख, सॉरी स्टैंडर्ड रेंट अपन करते हैं 5,30,000 पर एनम, और एक्चुअल रेंट जो है वो 7,20 है, और बोला गया है प्रॉपर्टी 3 मंथ्स सेल्फ ऑक्यूपाइड और 9 मंथ्स लेट आउट है, यह आप लोगों को बोला गया है। इस केस में कैसे सॉल्व करना है, तो भैया याद रखना, अगर बोल दे कि आधी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है आधी लेट आउट है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना, लेट आउट को लेट आउट मानना, आधा आधा करके सॉल्व करना। लेकिन जब ऐसा बोल देना तो पूरी प्रॉपर्टी को ही क्या मानना लेट आउट, पूरी प्रॉपर्टी को ही क्या मानना लेट आउट मानना। वो 3 महीने भी मान लो कि वो क्या था लेट आउट ही था, उसकी तरह कैलकुलेशन करना है।
अपन फाइंड आउट करेंगे आरआर। आरआर का मतलब होता है रीजनेबल रेंट। रीजनेबल रेंट कैसे निकालेंगे? 720 और 640 विच एवर इज हायर, तो कितना आएगा? 720। 720 और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, तो कितना है? 720 और स्टैंडर्ड रेंट यानी 530। अच्छा, जब आपको बताया था आरआर निकालना तब मैंने आपको लिखवाया था आरआर निकालते टाइम वैकेंसी माइनस नहीं करते, अनरिलाइज रेंट माइनस नहीं करते और सेल्फ ऑक्यूपाइड भी माइनस नहीं करते, लिखवाया था मैंने आप लोगों को। तो 3 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड था तो भी डज नॉट मैटर, आरआर पूरा ही निकाला जाएगा। तो आरआर कितना रहेगा आपका? 5,30,000। अब क्या निकालेंगे अपन? एक्चुअल रेंट। बेटा एक्चुअल रेंट क्या करते हैं? वो भी 12 महीने का ही निकालते हैं, वैकेंसी का इफेक्ट नहीं देते हैं यहाँ पर, और अनरिलाइज रेंट माइनस करते हैं, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपेंसी का इफेक्ट देते हैं यहाँ पर देते हैं। तो ये 720 है ना, 720, इस 720 को क्या करना पड़ेगा आपको? प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। ये 12 महीने का है तो इंटू कितना करना पड़ेगा? 9 मंथ्स का करना पड़ेगा। तो आपका क्या निकल कर आएगा? एक्चुअल रेंट निकल कर आएगा। इन दोनों को आप क्या करो, कंपेयर करोगे तो विच एवर इज हायर का आएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा? जीएवी, कोई वैकेंसी नहीं थी, यहां से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करना, पूरा एनएवी निकल कर आ जाएगा। 30% इंटरेस्ट क्या कर देना, माइनस, सॉरी 30% एक्सपेंसेस माइनस कर देना, और जो भी इंटरेस्ट बनता है वो माइनस कर देना। इस तरीके से सॉल्व करना होगा। आई थिंक कि इसका कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आया था पिछले टर्म में। सी यू हैव दिस हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ जरा देख लो। अच्छा पढ़ो, फटाफट से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। श्रीलेखा लेट आउट अ प्रॉपर्टी ऑन रेंट। कब से दिया है? 1 अगस्त से। तो मतलब इस विच वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रीवियसली, इसका मतलब था अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने क्या था? सेल्फ ऑक्यूपाइड, है ना। और बाद में क्या कर दिया उसने? रेंट पे दे दिया। तो लेट आउट कितने महीने के लिए था? 8 महीने के लिए था। अब पढ़ते हैं। द एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 30,000। द म्युनिसिपल वैल्यू कितनी थी? 35,000। फेयर रेंट कितना था? इतना था। और स्टैंडर्ड रेंट कितना था? इतना था। तो भैया कैसे सॉल्व करना है? पूरी प्रॉपर्टी को ही क्या मान लो? पूरी प्रॉपर्टी को ही आप मान लो लेट आउट। तो पहले अपन क्या फाइंड आउट करेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू, तो फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा थी और ये स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, तो 32,000। 3 महीने सेल्फ ऑक्यूपेंसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 32,000 इंटू कितना कर देंगे? 12। तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा? रीजनेबल रेंट निकल कर आ जाएगा। एक्चुअल रेंट कितने का दे रखा है? एक्चुअल रेंट 30,000 का दे रखा है। तो याद रखना बच्चों, एक्चुअल रेंट कितने महीने का निकाला जाएगा? एक्चुअल रेंट सिर्फ और सिर्फ 8 महीने का निकाला जाएगा। हम एक्चुअल रेंट निकालते टाइम सेल्फ ऑक्यूपेंसी का इफेक्ट देते हैं। मैंने आपको स्टेप्स में लिखवाया था। 30,000 इंटू कितना करोगे? 8। ऑब्वियसली बात है 32,000 इंटू 12 जो होगा सेलेक्ट होकर आएगा, और वही आपका क्या रहेगा? आंसर। ठीक है। इसके बाद देखो ये भी क्वेश्चन आया था एग्जाम में। अब बताओ ये वाला क्वेश्चन में भी बच्चों ने गलती करी होगी। आप देखो क्या लिखा है? राजशेखर ऑन 3 आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। ही लेट आउट 1 प्रॉपर्टी फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 50,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। द अदर 2 प्रॉपर्टीज आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। इसका आंसर बताओ ना यार, आपके हिसाब से क्या होगा? कैलकुलेट कर खुशी। कैसे करेंगे? इतना इजी है नहीं? देख अब ये तो लेट आउट है तो उसके लिए आरआर वारआर करना पड़ेगा। तो बताना इसमें कहाँ दे रखा है म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, कुछ भी नहीं। तो क्या होगा? 50,000 है ना, तो 50,000 इंटू कितना करेगी? 12 करेगी। तो हाँ, तो कितना आ जाएगा? 6 लाख लेट आउट वाले का, तो 6 लाख। लेकिन उसमें से 30% क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 180। तो 6 लाख में से कितना चला गया? 180। तो कितना बचा? 420। बस 420। और 2 की तो नहीं लेते वैल्यू सेल्फ ऑक्यूपाइड की, तो 420 आंसर है ना इसका। आई बात समझ में? हाँ आ गया आंसर। तो इतने इजी क्वेश्चंस क्या होते हैं एग्जाम में? आपने दोनों को अपने ये देखे तो दोनों हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन क्या थे दोस्तों? इजी ही थे, सेम की सेम। सारे क्वेश्चंस मैंने क्लास में आप लोगों को करवा रखे हैं। एंड ऐसा ही क्वेश्चन आपसे फिर से पूछा जा सकता है। बाकी 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे हाउस प्रॉपर्टी के। हाँ 2 ही आते हैं, 2 ही आएंगे यहाँ से आपको।
अब हाउस प्रॉपर्टी का मतलब आपको कैलकुलेशन आ गया। 23 ने क्या बोल दिया, जीएबी निकाल दो। 24 ने क्या बोल दिया, एक्सपेंसेस माइनस कर दो। ए ने बोल दिया कितना माइनस करो, 30%, और बी ने बोल दिया इंटरेस्ट माइनस कर दो। तो इंटरेस्ट कितना ही माइनस कर दो, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसके लिए मैक्सिमम 2 लाख या फिर 30,000 वाली बात एप्लीकेबल है। एक सेक्शन 26 है जो क्या बोलता है, को ऑनरशिप के केस में कैसे सॉल्व करोगे। को ऑनरशिप के केस में कैसे सॉल्व करोगे, तो बेकार सा है। वो बोल देंगे कि ए और बी दोनों को ऑनर है, ए का 60% है, बी का 40% शेयर है घर के अंदर। ठीक है, तो क्या करना मालूम है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, 60-40 को इग्नोर कर देना। जो आखिरी आंसर आएगा ना, जो आखिरी आंसर आएगा उसका 60% और 40% कर देना। ठीक है, 60-40 कर देना। अच्छा, अब एक बात और है, अगर मान लो एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, और वो बोल दिया वो को ऑन्ड है, तो को ऑन्ड है इसका मतलब ए भी ऑन करता है और बी भी ऑन करता है। 50-50%, 50% ए की है, 50% बी की है। तो भैया दोनों की वैल्यू नील लेंगे, ए के लिए भी वैल्यू क्या ली जाएगी, नील ली जाएगी, और बी के लिए वैल्यू भी क्या ली जाएगी, नील ली जाएगी। ए के लिए भी नील ली जाएगी और बी के लिए भी क्या ली जाएगी, वैल्यू नील ली जाएगी। हाँ, लेकिन याद रखना इंटरेस्ट की लिमिट 2 लाख इसके लिए अलग मिलेगी। ए के लिए इंटरेस्ट की 2 लाख लिमिट अलग है, और बी के लिए 2 लाख लिमिट अलग है ना। तो मान लो इंटरेस्ट 4 लाख होगा, तो अपन सोचते हैं ना सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 2 लाख माइनस करे, तो ऐसा नहीं होगा। 4 में से 2 इसका, 2 इसका। अच्छा 5 लाख हुआ तो 2.5 इसका, 2.5 इसका, लेकिन ये भी 2 लाख माइनस कर पाएगा और वो भी 2 लाख माइनस कर पाएगा। तो ये था हाउस प्रॉपर्टी, दिस वाज हाउस प्रॉपर्टी, दैट्स इट। 27 इज अ थ्योरेटिकल सेक्शन। डीम्ड ऑनर किस किस को मानते हैं, किस किस को अपन क्या करते हैं, डीम्ड ऑनर मानते हैं। थ्योरेटिकल, एग्जाम में सीधा की सीधा क्या आता है दोस्तों, इसका प्रैक्टिकल आता है, तो नो नीड टू रिवाइज दैट थिंग। एग्जाम के इतने करीब आकर ये सेक्शन में टाइम वेस्ट नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ वो स्टेप्स क्या करनी है, याद रखनी है, और एग्जाम में क्या करना है, अप्लाई करना है। फाइनली एक स्टेप और सम अप कर देते हैं, ध्यान दे देखो क्या करेंगे, जीएबी फाइंड आउट करेंगे, फिर म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देंगे, फिर एनएबी आ जाएगा, उसमें से 30% माइनस कर देंगे और फिर इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। जीएबी कैसे निकालते हैं, पहले आरआर निकाल लेना, आरआर निकालते टाइम फेयर मार्केट वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, व्हिचएवर इज हायर, जो भी आएगा स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर कर लेना। फिर याद रखना आरआर निकालते टाइम वैकेंसी के बारे में मत सोचना, अनरिलाइज्ड रेंट के बारे में मत सोचना, और ये लिख दिया हो कि खुद रहते हैं मकान में 3-4 महीने तो उसका भी इफेक्ट मत देना। एक्चुअल रेंट निकाल लेना, एक्चुअल रेंट क्वेश्चन में गिवन रहेगा, एक्चुअल रेंट पूरे 12 महीने का लेना, वैकेंसी का इफेक्ट मत देना, लेकिन अनरिलाइज्ड रेंट माइनस कर देना, सेल्फ ऑक्यूपेंसी भी माइनस कर देना। थर्ड स्टेप में दोनों को कंपेयर करके क्या निकाल देना, आंसर, एंड फिर आखिरी में वैकेंसी माइनस करना। वैकेंसी 1 महीने की ले लेना, 2 महीने मतलब 1 महीने की जो भी लोगे वो एक्चुअल रेंट के हिसाब से लेना, एक्चुअल रेंट के हिसाब से। जे भी आ गया, म्युनिसिपल टैक्स जो पे किया है ऑनर ने वही माइनस करना, 30% हर बार माइनस करना, और कोई खर्चे माइनस मत करना, इंटरेस्ट माइनस करना। लेट आउट प्रॉपर्टी हुई तो पूरा इंटरेस्ट माइनस कर देना कितना भी हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड हुई तो इंटरेस्ट की लिमिट रहेगी। 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की वैल्यू नील ले लेना, और क्या बोलते, तीसरी चौथी के लिए क्या कर देना, उसको डीम टू बी लेट आउट मानना। लेट आउट मान लिया मतलब पूरा की पूरा लेट आउट की तरह सॉल्व करना। अब हम खुद रह रहे, अपन ने किराए पे तो दिया नहीं, तो लेट आउट मान रहे, तो अच्छी बात है, रीजनेबल रेंट ही रहेगा, वहां एक्चुअल रेंट नहीं रहेगा। तो जो रीजनेबल रेंट रहेगा वही आपका क्या बन जाएगा, आंसर जीएबी बन जाएगा। प्रॉपर्टी आधे में हम रहते, आधे में लेट आउट है, तो फिर क्या करना, दोनों को आधा आधा मानकर सॉल्व करना। अगर ऐसा लिखे कि प्रॉपर्टी एक ही है लेकिन थोड़े टाइम सेल्फ ऑक्यूपाइड है, थोड़े टाइम लेट आउट है, तो पूरा ही क्या मानना, लेट आउट मानना, और उसको सॉल्व करना। दैट्स इट, दिस वाज हाउस प्रॉपर्टी। जो भी एग्जाम में आएगा इसमें से आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, हम भी हो गया खत्म, बैटरी गई उसकी बेचारे की नहीं है। ठीक है दोस्तों, कल रिवाइज कराऊंगा सैलरी, कल अपन पढ़ेंगे। कल क्लास बेटा दिन में रहने वाली है ना, है ना, कल क्लास दिन में रहने वाली है, तो वी आर गोइंग टू स्टडी सैलरी। थोड़ा स्पीड से ही पढ़ रहे हैं, देखो अपन जितना है स्पीड से काम की बात कर रहे हैं एग्जाम में बस।